Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science worksheet number 36. Today's topic Rise of Nationalism in Europe. वर्कशीट को समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 36 को कवर करने के लिए हम इसे 4 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। पहला है राज्य की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन, फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, रोल ऑफ फीमेल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रतीकों का अर्थ, सिंबल एंड सिग्निफिकेंस। इन्हीं चारों टॉपिक्स को हम आज की वर्कशीट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है टॉपिक वो है राज्य की दृश्य कल्पना। राज्य की दृश्य कल्पना यानी विजुअलाइजिंग द नेशन में हम देखते हैं कि क्या होता है कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय होता है तो राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात कई दृश्य रूपकों यानी दृश्य रूपक यानी एल्गरी का भी बहुत योगदान होता है। और इन्हीं एल्गरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि फेस टू द नेशन के फेस के रूप में, और इसको पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वेयर पर्सन, यानी एक इसका मानवीकरण किया जाता है। राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए क्या होता है कि यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्र का मानवीकरण किया जाता है और विशेष तौर पर नारी के रूप में दर्शाया जाने लगा। ये प्रतीक आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी से प्रचलित छवियां होती थी जिन्हें जनता आसानी से पहचान सकती थी। यूरोपीय देशों में जो कलाकार थे उन कलाकारों ने एक राष्ट्र को दर्शाने के लिए महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया। यानी एल्गरी जो थी वो एक अमूर्त विचार था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, टू डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में देखा था कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सिंबल्स होते थे उनको एक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आइडियाज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा था कि लेडी ऑफ जस्टिस जो थी, न्याय की मूर्ति, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। उसके आंखों पे काली पट्टी बंधी होती थी और हाथ में तलवार और तराजू होते थे। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में दृश्य रूपकों को अमूर्त अवधारणा के रूप में जन्म दिया गया। अमूर्त अवधारणा मतलब वो कोई व्यक्ति वगैरह विशेष नहीं था या उसकी कोई छवि या कहीं भी फ्रांस में नहीं थी, उसको बस ऐसे मान लिया गया। जैसे कि आपने देखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी क्रांतिकारियों ने भारत माता को एक मदर नेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले, लोग भी उससे वाकिफ़ हों और आसानी से पहचान सके कि नहीं हमारा देश गुलाम है। तो ठीक वैसे ही फ्रांस में भी इन दृश्य रूपकों का प्रयोग किया गया। एल्गरी जो होती थी, एल्गरी में अमूर्त अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता था। जैसा कि फ्रांस में आपने देखा है कि वहाँ पर जो लोकप्रिय ईसाई नाम था जिसका नाम था मारियाना, और मारियाना को फ्रांस में राष्ट्र का रूपक मान लिया गया। मारियाना जो जनता द्वारा राष्ट्र की प्रतीक बन गई थी, उसके चरित्र चित्रण में उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों की मदद ली गई।
और मैरियाना की मूर्तियों को चौराहों पर लगाया गया। उसकी तस्वीरों को सिक्कों और टिकटों पर छापा गया। ये आपके समक्ष जो बीच में टिकट पे जो चित्र दिया गया है ये मैरियाना का है। और मैरियाना जो फ्रांस में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी, सिक्कों और टिकटों पर छापा गया ताकि लोगों में इसकी पहचान क्या हो जाए, बिल्कुल घर कर जाए, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें, एक राष्ट्र के रूप में इसको सम्मान दें, राष्ट्र की दृश्य कल्पना के रूप में इसको सम्मान दें। जिस प्रकार मैरियाना को एल्गरी के रूप में फ्रांस में प्रस्तुत किया गया, ठीक उसी प्रकार जर्मनी में भी जर्मेनिया, यानी जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, एल्गरी के रूप में अपनाया गया। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया को बनाया गया। जर्मेनिया के सिर पर जैतून, यानी इसके जब सिर पर देख रहे हैं जैतून के क्या है कि पत्तों का ताज है। और जर्मनी में जैतून बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। यानी जो जर्मेनिया जो है जर्मनी के लिए राष्ट्रीय दृश्य कला की एल्गेरिस के रूप में प्रेजेंट की जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैंकफर्ट संसद या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 को आयोजित किया गया। जर्मनी में ऐसे कई राजनीतिक गठबंधन थे जिनके सदस्य मध्यम वर्गीय, व्यापारी, धनी कलाकार हुआ करते थे और वे फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुए और एक जर्मन असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर ये आप देख रहे हैं कि ये जुलूस निकाल के ये एक जगह इकट्ठा होते हैं जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च। और यहाँ पे सेंट पॉल चर्च में ही ये सेंट पॉल चर्च का पूरा दृश्य है। इसमें देखिए सबसे ऊपर जर्मेनिया की मूर्ति लगी हुई है। जर्मेनिया सबसे ऊपर इनकी मूर्ति लगी है और यहाँ पे 831 निर्वाचित प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जर्मन प्रतिनिधियों ने राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। लेकिन ये घटना जब राजा को मालूम चलती है कि उसको संसद के अधीन रहना पड़ेगा, तो जो राजा जो था प्रसा का राजा फ्रेडरिक वेल्म चतुर्थ को ताज पहनाने के लिए पेशकश किया गया। लेकिन इसने क्या किया कि उसको ले लगा कि अब जैसे ही वो ताज पहनेगा तो हो न कहीं वो संसद के अधीन रहना पड़ेगा, इसलिए वो इसको अस्वीकार कर देता है और उन राजाओं का साथ देता है जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि वहाँ पे कुलीन वर्ग और सेना के बीच जो विरोध होता है वो बढ़ जाता है और संसद का जो सामाजिक आधार होता है वो कमजोर हो जाता है। तो संसद के सामाजिक आधार कमजोर हो जाने के बाद वहाँ के जो मध्यम वर्ग के जो मजदूर होते हैं, मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता है। मध्यम वर्ग मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध करता था और इसलिए उसे अनेक समर्थनों से हाथ धोना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि सेना वहाँ पे बुला ली गई और इस तरह से असेंबली को भंग कर दिया गया। संसद का जो सामाजिक आधार कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर हो जाने के फलस्वरूप असेंबली को भंग कर दिया जाता है, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाता है। इस वर्कशीट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। यानी राष्ट्रवाद में किस प्रकार से महिलाओं का योगदान होता है उसको जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है राजनीतिक संगठन का निर्माण करना। महिलाओं द्वारा राष्ट्रवाद के और प्रोत्साहन के लिए और बढ़ाने के लिए वो अपने स्तर पर राजनीतिक संगठनों का निर्माण करती हैं।
दूसरा जो पॉइंट है, समाचार पत्रों का प्रकाशन करना। कई समाचार पत्रों का प्रकाशन करती है और जर्मनी के या जितने भी जो इस हिस्से होते हैं यूरोप के कई भागों में महिलाओं द्वारा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है ताकि जन जन तक राष्ट्रवाद की भावना प्रचारित हो सके। तीसरा जो पॉइंट है वो मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। महिलाओं द्वारा मताधिकार की प्राप्ति न होने की वजह से वो संघर्ष करती हैं और अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करती हैं और उनको अंत में मताधिकार का अधिकार मिलता है। चौथा पॉइंट जो है, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भी देखेंगे तो सिंबल एंड सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि जो पहला हमारा गुण दिया गया है वो है टूटी हुई बेड़िया। यानी जो टूटी हुई बेड़िया है इसका क्या महत्व है। टूटी हुई बेड़िया यानी आज़ादी का मिलना, लोगों को आज़ाद करना, स्वतंत्र करना, दासता से मुक्त करना, इसका महत्व हुआ, इसका अर्थ हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा है बाज छाप वाला कवच। यानी जो बाज छाप वाला जो कवच है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बाज का ईगल का जो फिगर बनाया गया है और ईगल जर्मनी में बहुत ही मजबूत पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो बाज छाप वाला कवच का महत्व ये है कि जर्मन साम्राज्य और उसकी ताकत का प्रतीक है। यानी ये जर्मन साम्राज्य और उसके ताकत का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट, तीसरा जो हमारा प्रतीक चिन्ह है उसका जो गुण है बलूत पत्तियों का मुकुट। और बलूत पत्तियों के मुकुट में हम जानते हैं कि यह एक साहस, बहादुरी और वीरता का प्रतीक माना जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है तलवार। तलवार जो ये है ये दिखाया गया है। तलवार का क्या महत्व है, लड़ने की तत्परता का प्रतीक है। यानी लड़ाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहना इसका प्रतीक है। नेक्स्ट है जो हमारा तलवार पर लिपटी हुई जैतून की पत्ती। तलवार पर यानी लिपटी हुई जैतून की जो पत्ती है उसका महत्व ये है कि जर्मन शांति की चाह और लड़ने के लिए ये उत्सुक। यानी जर्मनी के जो लोग हैं वो शांति के लिए भी उत्सुक हैं और उसी के अनुरूप वो लड़ने के लिए भी उत्सुक हैं। यानी ये दोनों का बिल्कुल प्रतिरूप है। प्रतीकों के अर्थ में देखते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगला हमारा है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा को देखते हैं। ये भी जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक है और काला, लाल और सुनहरा जो तिरंगा है वो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा माना जाता है। उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है उगते सूर्य की किरणें। उगते सूर्य की जो किरणें होती है ये एक नए युग की शुरुआत करती है। यानी एकजुट जर्मन राष्ट्र के रूप में एक नए युग का शुरुआत। इस प्रतीक का महत्व ये है कि एकजुट जर्मन राष्ट्र के रूप में एक नए युग की शुरुआत करना। आइए अब दिए गए वर्कशीट के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि राष्ट्र के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा करिए। यानी राष्ट्र के उदय में जो एल्गेरिस के योगदान पर हमें चर्चा करना है। राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया, विशेष तौर पर नारी के रूप में दर्शाया जाने लगा। ये प्रतीक आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी से प्रचलित छवियां थी जिन्हें जनता आसानी से पहचान सकती थी और ये दृश्य रूपक यानी एल्गेरिस राष्ट्र जैसी अमूर्त अवधारणा को जन्म देती थी। उदाहरण के रूप में हम जैसे देख सकते हैं कि फ्रांस में मैरियाना को एल्गेरिस के रूप में दृश्य रूपक के रूप में प्रेजेंट किया गया और जर्मनी में जर्मेनिया के रूप में। तो उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करिए। ये आपके वर्कशीट में बॉक्स चार्ट बनाया गया है। उस बॉक्स चार्ट में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको बिल्कुल आप सेम एज इट उतार दीजिए। और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान को देखते हैं। पहला जो योगदान है, राजनीतिक संगठन का निर्माण करना। महिलाओं द्वारा राजनीतिक संगठन का निर्माण किया जाता है। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रकाशन। तीसरा, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। और लास्ट, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भाग लेना। तीसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी फ्रैंकफर्ट जो संसद हुआ था उसके क्या सिग्निफिकेंस थे उसके बारे में हमें बताना है। 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने जश्न मनाते हुए एक जुलूस निकाला और फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और अब राजा को संसद के अधीन रहना था। तो राजा इस प्रस्ताव को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है और उन राजाओं के साथ हो जाता है जो निर्वाचन सभा के विरोधी थे। संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। चौथा जो प्रश्न है वो है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। इसमें प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखना है। पहला है टूटी हुई बेड़िया, आज़ादी मिलना। बाज पक्षी वाला कवच, जर्मन साम्राज्य और उसकी ताकत का प्रतीक। बलूत पत्तियों का मुकुट, साहस, बहादुरी और वीरता का प्रतीक। तलवार, लड़ने की तत्परता का प्रतीक। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, जर्मन शांति की चाह और लड़ने के लिए उत्सुक का प्रतीक। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें का गुण है, इसका महत्व क्या है, एक नए युग की शुरुआत, यानी एकजुट जर्मन राष्ट्र के रूप में एक नए युग की शुरुआत करना। बच्चों, इस वर्कशीट के प्रश्न के हल को मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा इस वर्कशीट की जितनी भी पेजेज हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वर्कशीट को भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वर्कशीट कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।